हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बीसीएस थ्योरी के ऊपर रहेगा। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 16 मार्क्स के अंदर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और साथ ही सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना को समझने के लिए बीसीएस थ्योरी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एकमात्र यही थ्योरी है जो सुपर कंडक्टिविटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती है। तो बीसीएस थ्योरी को फर्स्ट टाइम 1957 में 3 साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था, बार्डन, कूपर और सीफर। बार्डन का यहाँ पे बी लिया गया, कूपर का सी लिया गया और सीफर का एस लिया गया। और इस थ्योरी को 1972 के अंदर इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब ये जो बीसीएस थ्योरी है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करके बताती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब है यहाँ पे किसी भी सुपर कंडक्टर के अंदर किस टाइप से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब बीसीएस थ्योरी के ऊपर बात करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए पहले कोई थ्योरी नहीं आई थी। पहले भी बहुत सारी थ्योरी आई थी पर वो सुपर कंडक्टिविटी को अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं बता पाई। 1935 में लंदन इक्वेशन या फिर लंदन थ्योरी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई सुपर कंडक्टिविटी की, पर वो मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बता रही थी। मैक्रोस्कोपिक इन द सेंस वो हमें ये बता रही थी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कोई भी सुपर कंडक्टर किस टाइप से बिहेव करता है, और साथ ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस सुपर कंडक्टर को कितना पेनिट्रेट कर पाती हैं या उसकी पेनिट्रेशन डेप्थ कितना होगी। पर जो लंदन थ्योरी है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर इसको एक्सप्लेन करके नहीं बता पाई कि किसी भी सुपर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो किस कारण से होता है। उसके बाद 1915 में एक फ्रोलिक नाम का साइंटिस्ट था, उसने इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन की हेल्प से सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर वो भी इसको एक्सप्लेन करके नहीं बता पाया। 1952 और 1953 में भी बहुत सारे अटैम्प्ट किए गए सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए, पर वो नहीं एक्सप्लेन करके बता पाए। उसके बाद 1957 में जो फ्रोलिक ने बताया था, फ्रोलिक ने क्या बताया था कि किसी भी सुपर कंडक्टर के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फोनोन के साथ इंटरेक्शन होती है। इसी चीज़ को आधार मान के सुपर कंडक्टिविटी को बाद में बीसीएस थ्योरी ने एक्सप्लेन करके बताया। उसके बाद हम बात करते हैं कि बीसीएस थ्योरी का आइडिया हमें मिला कहाँ से। तो बेसिकली दो एक्सपेरिमेंटल आउटकम से हमें बीसीएस थ्योरी का आइडिया मिला। पहला तो आइसोट्रोपिक इफेक्ट। आइसोट्रोपिक इफेक्ट के बारे में हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आइसोट्रोपिक इफेक्ट हमें क्या बताता है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो आइसोट्रोपिक मास के साथ वेरी करता है। टी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वहाँ पे m की पावर अल्फा। ठीक है, अब अल्फा की जो वैल्यू थी, अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास मेनली जितनी भी मेटल है उसके लिए तकरीबन 1/2 या फिर 0.5 इसकी वैल्यू होती है अल्फा की। तो यहाँ से हमने क्या देखा था, टी से इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, और डिवाइड बाई m की पावर 1/2। m की पावर 1/2 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो टी सी m की पावर 1/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये हमें बताता क्या था, ये हमें बता रहा था कि जैसे जैसे आइसोट्रोपिक मास में चेंज हो रहा है वैसे वैसे उस एलिमेंट का क्रिटिकल टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। जिसका आइसोट्रोपिक मास जितना ज़्यादा था उसका क्रिटिकल टेम्परेचर उतना कम था, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, और जिसका आइसोट्रोपिक मास कम था उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा था। ये सब हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल था वो था जो सुपर कंडक्टर है इसकी स्पेसिफिक हीट के बारे में जाना गया। तो इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो लगातार चेंज हो रही थी, वेरिएशन आ रहे थे स्पेसिफिक हीट के अंदर। ठीक है, तो इन बेसिक दो एक्सपेरिमेंट से बीसीएस थ्योरी का आइडिया हमें मिला। अब हम सुपर कंडक्टर के अंदर से जो करंट फ्लो होता है या फिर सुपर कंडक्टर के अंदर से किस टाइप से करंट फ्लो होता है, इस चीज़ को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं कि एक नॉर्मल कंडक्टर के अंदर से किस टाइप से करंट फ्लो होता है और उसके अंदर रेजिस्टेंस किस कारण से होता है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे एक नॉर्मल कंडक्टर है, ये हमारे पास एक नॉर्मल कंडक्टर है। तो ऐसा माना गया इस नॉर्मल कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, लेटिस पॉजिटिव आयन होते हैं। ये नॉर्मल कंडक्टर किस पे है, रूम टेम्परेचर के ऊपर है, और इस नॉर्मल कंडक्टर के अंदर ये हमने मान लिया कि ये लेटिस पॉजिटिव आयन है। ठीक है, अब ये नॉर्मल कंडक्टर है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर है, तो इन लेटिस पॉजिटिव आयन के पास क्या होगी, कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी होगी। अब थर्मल एनर्जी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लेटिस पॉजिटिव आयन है वो वाइब्रेट करेंगे अपने मेन पोजीशन के ऊपर। वाइब्रेट इन द सेंस, मान लिया ये एक लेटिस पॉजिटिव आयन है तो ये इस टाइप से यहाँ पे वाइब्रेट करेगा। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करेगा लेटिस के अंदर, तो क्या होगा कि चांस रहेंगे यहाँ पे ये जो वाइब्रेशन वाला लेटिस आयन है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराए। अब इलेक्ट्रॉन इस लेटिस के साथ टकराएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन के एक एंड से दूसरे एंड पे पास होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, इसी कारण से किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि जो लेटिस वाइब्रेट करते हैं उस वाइब्रेशन के कारण इलेक्ट्रॉन उस लेटिस से टकराता है और एक एंड से दूसरे एंड के ऊपर पास होकर नहीं जा पाता। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि जितना ज़्यादा यहाँ पे न्यूक्लियर मास होता है, अगर मान लिया लेटिस पॉजिटिव आयन का मास बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे इनके जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा।
ठीक है। अब वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये बात है एक नॉर्मल कंडक्टर की कर रहे हैं हम। अब अगर इसका मास बहुत कम है तो इसका जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन के पास होने के चांस यहाँ से बहुत कम हो जाएंगे, तो उस केस में रजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ये तो बात थी एक नॉर्मल कंडक्टर की। अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में ये जो वाइब्रेशन होता है लेटिस पॉजिटिव आयन का, ये बहुत ही ज़्यादा होता है और ये अपने अंदर से किसी भी इलेक्ट्रॉन को पास होकर नहीं जाने देता। इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्कैटर्ड हो जाता है इनके साथ टकरा के। अब इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो ये वाइब्रेशन ना ही इतना ज़्यादा होता है ना ही इतना कम होता है। ये तो बात की हमने एक नॉर्मल कंडक्टर की। अब हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर की। तो एक नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर कैसे बनाते हैं? हम उस नॉर्मल कंडक्टर को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं। ठंडा करते हैं तो क्या होता है, हमने पहले देखा था, छोटी क्लास में पढ़ा था, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो 1911 में 1911 के अंदर एक एच के ओन्स नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने सोचा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो अगर मैं टेम्परेचर को कम कर दूँ तो क्या रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा? तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मरकरी का जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेट 0 केल्विन के आसपास तक लेके गए थे, 4.3 केल्विन के आसपास लेके गए। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि इस टेम्परेचर के ऊपर ये जो वाइब्रेशन है, लेटिस पॉजिटिव आयन की जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल खत्म हो रही है। वो बिल्कुल अपने एक या फिर हम ये बोल सकते हैं वो बिल्कुल एक रेस्ट में आ जाते हैं वो लेटिस पॉजिटिव आयन, जैसे ही हम उस नॉर्मल कंडक्टर को ठंडा करते हैं। तो अब यहाँ पे इसकी वाइब्रेशन तो है नहीं, बिल्कुल रेस्ट में है ये लेटिस पॉजिटिव आयन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे बड़ी आसानी से पास होकर चला जाता है। अब फ्रोलिक ने यहाँ पे 1915 में क्या बताया? फ्रोलिक ने बताया कि ये हमारे पास ये जो लेटिस है, इस लेटिस के अंदर जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो क्या होता है, तो मान लिया ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस लेटिस के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, जो लेटिस आयन है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये लेटिस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे कोलम्बियन इंटरेक्शन होगा। कोलम्बियन इंटरेक्शन के कारण ये जो लेटिस पॉजिटिव आयन है वो इस इलेक्ट्रॉन की तरफ थोड़ा सा खिंच जाएंगे, कुछ इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे एक हाई पॉजिटिव चार्ज रीजन क्रिएट हो जाएगा जिसको हम फोनोन बोलते हैं। और यहाँ पे फिर बताया गया उस फोनोन की, उस हाई पॉजिटिव चार्ज रीजन की इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन हो जाती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। 1915 में ये बताया था फ्रोलिक ने, पर फ्रोलिक इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं बता पाया। बाद में इसी चीज़ को आधार मान के जो बार्डन कूपर और शिपर है उसने बीसीएस थ्योरी को एक्सप्लेन करके बताया। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन बीसीएस थ्योरी का। अब ये एग्जाम में हमें किस टाइप से लिख के आना है और बीसीएस थ्योरी ने किस टाइप से सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करके बताया, ये हम देखते हैं अब एक एक पॉइंट से, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो बीसीएस थ्योरी और बार्डन कूपर शिपर थ्योरी नेम आफ्टर जॉन बार्डन और लियो कूपर और जॉन रॉबर्ट शिफर, इन तीन साइंटिस्टों के नाम के ऊपर ये बीसीएस थ्योरी का नाम रखा गया है। इन तीनों साइंटिस्ट का जो पहला वर्ड है नाम का वो उठाया गया है। बार्डन का बी उठाया गया, कूपर का सी उठाया गया और शिफर का यहाँ पे एस उठाया गया। उसके बाद बीसीएस थ्योरी इज द फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। माइक्रोस्कोपिक थ्योरी का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये फर्स्ट टाइम एक ऐसी थ्योरी आई थी जो ये एक्सप्लेन करके बता पा रही थी कि किसी भी सुपर कंडक्टर के अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो किस कारण से होता है, पहली चीज़, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो उस सुपर कंडक्टर के अंदर किस टाइप से होता है, ठीक है। उसके बाद सिंस एच.के. ओवन, ये यहाँ पे इस पॉइंट में ये बता रखा है कि 1911 में फर्स्ट टाइम एच.के. ओवन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कवर किया था। और ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी के बारे में जहाँ पे हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा कि किस टाइप से इसकी डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बीसीएस बार्डन कूपर शिफर इन 1957 प्रोवाइड द बेटर क्वांटम एक्सप्लेनेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। बेटर क्वांटम एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है, उन्होंने ये बताया कि किसी भी सुपर कंडक्टर के अंदर से किस टाइप से वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्यों जीरो होता है। और बीसीएस थ्योरी का यूज हम कहाँ पे करते हैं? बीसीएस थ्योरी का यूज हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर करते हैं। जो न्यूक्लियंस के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन को समझने के लिए हम बीसीएस थ्योरी का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द बेसिक फॉर्मुलेशन ऑफ बीसीएस थ्योरी आर द टू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, नेम द आइसोट्रोपिक इफेक्ट एंड वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर कंडक्टर। अब इस पॉइंट में क्या बता रखा है, जो बीसीएस थ्योरी का आइडिया हो, बेसिकली हमने दो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के ऊपर या दो एक्सपेरिमेंटल आउटकम के ऊपर हमें बीसीएस थ्योरी का आइडिया मिलता है। पहला तो आइसोट्रोपिक इफेक्ट और दूसरा वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर कंडक्टर। मतलब जो सुपर कंडक्टर है इनकी जो स्पेसिफिक हीट है इसके अंदर लगातार वेरिएशन होता रहता है। और जो आइसोट्रोपिक इफेक्ट है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा है। आइसोट्रोपिक इफेक्ट में हमने क्या देखा था, जो टीसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आइसोट्रोपिक मास के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फ्रोलिक एंड बार्डन in 1915 point out that an electron moving through a crystal lattice has a self energy together with virtual phonon। इसका मतलब ये है कि 1957 में जो फ्रोलिक और बार्डन है उन्होंने बताया जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी
क्रिस्टल के लेटिस में मूव करता है तो वहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन के पास अपनी एक सेल्फ एनर्जी होती है और वो इलेक्ट्रॉन वो जो हाई पॉजिटिव चार्ज रीजन होता है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन उस लेटिस के अंदर मूव करता है, हम यहाँ पे समझ सकते हैं, मान लिया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ मूव कर रहा है तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन और इस लेटिस पॉजिटिव आयन के बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन होगी, कोलम्बियन इंटरेक्शन होगी। उस कोलम्बियन इंटरेक्शन के कारण ये जो पॉजिटिव आयन है ये क्या आएंगे, मोशन में आएंगे और अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगे। अब उस सुपर कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो क्रिस्टल लेटिस है ये डिस्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट में यही बता रखा है। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू द लेटिस distort the lattice and the lattice is in turn act on the electron by virtual electrostatics। अब यहाँ पे वही बता रखा है, जब इलेक्ट्रॉन उस लेटिस के अंदर एंटर करता है तो लेटिस पॉजिटिव आयन का उस इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होती है, कोलम्बियन इंटरेक्शन होती है और उस कोलम्बियन इंटरेक्शन के कारण जो कंप्लीट जो लेटिस है वो डिस्टोर्ड हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जब वो इलेक्ट्रॉन उस लेटिस के अंदर मूव करता है तो लगातार कुछ एनर्जी छोड़ता रहता है और लगातार उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है। एनर्जी इन द सेंस वो फोटोन का लगातार इमिशन करता रहेगा और कोई इलेक्ट्रॉन उसी फोटोन को एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करके, द मॉडल एज्यूम दैट एन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू ए क्रिस्टल लेटिस कंटिन्यूसली इमिट एंड री एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनोन। मतलब ये हमने मान लिया कि हमारे पास ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेव वेक्टर हमने यहाँ पे के मान लिया, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस लेटिस के अंदर मूव करता है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक फोनोन को इमिट कर देगा। ये हमने फोनोन छोड़ दिया, क्या वो फोनोन यहाँ पे इमिट कर दिया और जैसे ही इमिट करेगा तो स्कैटर्ड हो जाएगा। यहाँ पे इसका वेव वेक्टर क्या था, के था, तो के में से क्या बाहर निकल गया तो ये क्या आ जाएगा, के माइनस क्या। अब यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन होगा जो इस फोनोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसका वेव वेक्टर हमने के2 मान लिया, इसका वेव वेक्टर के1। अब ये के2 इसको एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के2 प्लस क्या। ठीक है, तो इस पॉइंट में यही बता रखा है, जब इलेक्ट्रॉन उस लेटिस के अंदर मूव करता है तो लगातार फोनोन का इमिशन करता रहता है और वापस कोई इलेक्ट्रॉन उसका रीएब्जॉर्प्शन करता रहता है, कुछ इस टाइप से, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं वर्चुअल फोनोन। तो ये तो था बीसीएस थ्योरी से पहले का। अब हम बात करते हैं बीसीएस थ्योरी को किस टाइप से एक्सप्लेन करके बताया गया, क्योंकि ये जो जितनी भी अप्रोक्सीमेशन है सबका इस बीसीएस थ्योरी के अंदर यूज किया गया है, इन्हीं सब चीज़ों को आधार मान के बीसीएस थ्योरी को एक्सप्लेन करके बताया गया था। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे बीसीएस थ्योरी आर नाउ डिस्कस। तो बीसीएस थ्योरी में हम क्या बताएंगे, लंदन थ्योरी, जो लंदन थ्योरी आई थी 1935 में, वो सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। उसके बाद 3 साइंटिस्टों ने 1957 में बार्डन, कूपर और शिपर ने मिलकर बीसीएस थ्योरी को दिया, और जो बीसीएस थ्योरी है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इन सबको सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करके बताती है। और बीसीएस थ्योरी में जो मेन दो जो पॉइंट है जो बीसीएस थ्योरी को एक्सप्लेन करके बताते हैं या फिर सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करके बताते हैं, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन लेटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा है कूपर पेयर। तो मेनली हम यहाँ पे ये दो ही चीज़ समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन क्या होती है और कूपर पेयर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। बीसीएस थ्योरी एक्सप्लेन सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना बाय इन्वॉल्विंग 2 टर्म्स। भाई बीसीएस थ्योरी ने 2 टर्म के बेस के ऊपर सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करके बताया। पहला इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन लेटिस इंटरेक्शन भी बोलते हैं, और जो सेकंड वन है वो क्या है हमारे पास, कूपर पेयर। अब ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन क्या होती है और साथ में कूपर पेयर क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन में क्या होगा, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन वाज ओरिजिनली सजेस्टेड बाय फ्रोलिक इन 1915 बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द सुपर कंडक्टिविटी। तो 1957 में इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन को फर्स्ट टाइम फ्रोलिक ने बताया था, पर वो सुपर कंडक्टिविटी को इसकी हेल्प से एक्सप्लेन करके नहीं बता पाया। अब अकॉर्डिंग टू बीसीएस थ्योरी, लेटिस वाइब्रेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना। लेटिस वाइब्रेशन के बारे में अभी हमने बताया कि जो लेटिस वाइब्रेशन होती है, अगर यहाँ पे लेटिस की वाइब्रेशन बहुत कम कर दी जाए तो उस कंडक्टर का या उस सुपर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्रिसाइजली 0। ठीक है, उसके बाद सपोज एन इलेक्ट्रॉन अप्रोच ए लेटिस पॉजिटिव आयन। अब हमें यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए हमें फिर से एक लेटिस पॉजिटिव आयन यहाँ पे मानना पड़ेगा। ये हमारे पास एक क्रिस्टल के अंदर लेटिस पॉजिटिव आयन है कुछ इस टाइप से। अब इन लेटिस पॉजिटिव आयन में क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन इस लेटिस पॉजिटिव आयन में एंटर करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये इलेक्ट्रॉन इस लेटिस पॉजिटिव आयन में एंटर करेगा। अब जैसे ही एंटर करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये जो आयन है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन है ये क्या आएंगे, मोशन में आएंगे। मोशन में आएंगे तो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगे, कुछ इस टाइप से हो जाएंगे। अब तक तो ये कैसे थे, कुछ इस टाइप से थे, अब ये कैसे हो जाएंगे, कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव जो लेटिस है इनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, कोलम्बियन इंटरेक्शन। अब यहाँ पे ये जो
पॉजिटिव आयन थोड़ा सा पास पास आए हैं, अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए हैं। अब स्मॉल से रीजन में एक हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट हुई है जिसको हम बोलते हैं फोनोन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आता है वो इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन। और कुछ इसी टाइप से लेटिस के अंदर डिस्टोर्शन भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सपोज एन इलेक्ट्रॉन अप्रोच ए लेटिस पॉजिटिव आयन कोर, हमने यहाँ पे एक लेटिस पॉजिटिव आयन कोर ली, इट इंटरेक्ट विद पॉजिटिव आयन ड्यू टू कोलम्बियन इंटरेक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन उस लेटिस में एंटर करेगा उसके बीच में क्या होगी, कोलम्बियन इंटरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज आयन के साथ, या सॉरी पॉजिटिव चार्ज लेटिस के साथ, एंड द लेटिस पॉजिटिव आयन आर सेट इनटू मोशन, और जो लेटिस पॉजिटिव आयन है वो मोशन में आएंगे, और मोशन में आएंगे तो जो लेटिस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बता रखा है अगर स्मॉल मास है, जो लेटिस पॉजिटिव आयन है उनका मास स्मॉल है, स्मॉलर द मास ऑफ लेटिस पॉजिटिव आयन ग्रेटर विल बी द डिस्टोर्शन, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेटिस पॉजिटिव आयन है अगर इनका मास बहुत कम होगा तो ये बड़ी आसानी से जो कोलम्बियन इंटरेक्शन है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और वो बहुत ज़्यादा अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, और जितना ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, जितना ज़्यादा वो मोशन में आएगा, उतना ज़्यादा ही लेटिस डिस्टोर्ड हो जाएगा। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, लेटिस गेट डिस्टोर्ड एंड द रीजन ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इज क्रिएट विच इज कॉल्ड फोनोन। मतलब ये इनिशियली ये क्या था, लेटिस पॉजिटिव आयन यहाँ पे था, हमने मान लिया, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो ये वाला जो लेटिस पॉजिटिव आयन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला लेटिस पॉजिटिव आयन यहाँ पे, ये वाला लेटिस पॉजिटिव आयन ऐसे ये इस टाइप से आ जाएगा, और स्मॉल से रीजन में एक हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, फोनोन बोलते हैं। अब बात करते हैं हम करते हैं कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इस लेटिस में एंटर करेगा तो क्या होगा। तो हमने लास्ट वीक में देखा, पहले वाले डायग्राम में देखा था, जब एक इलेक्ट्रॉन इस लेटिस पॉजिटिव आयन में एंटर करता है तो वहाँ पे लेटिस पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर कोलम्बियन इंटरेक्शन होती है। अब जैसे ही मान लिया दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन आया था तो इसके कारण क्या हुआ था, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो गई थी जिसको हमने फोनोन बोल दिया था, और इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन भी बोला था, ये इस टाइप से। अब यहाँ पे मान लिया कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर एंटर कर जाए तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पर यहाँ पे ये जो हाई पॉजिटिव चार्ज रीजन है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इस फोनोन के साथ इंटरेक्ट करेगा, और वो जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, फोनोन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, ठीक है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करके बताएंगे। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिए, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होना चाहिए, जो हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है उसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और फोनोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। ये हमने देख लिया था कि जो इलेक्ट्रॉन और फोनोन है इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी वो कोलम्बियन, मतलब यहाँ पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो रिपल्सन का लगेगा, रिपल्सन का इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा, पर और दूसरा लगेगा अट्रैक्शन का जो हाई पॉजिटिव चार्ज रीजन है। अब जो रिपल्सन का फोर्स है ये बहुत कम है और जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो रिपल्सन के फोर्स को आउटकम करते हुए ये तीनों चीज़ यहाँ पे, एक तो लेटिस होगा, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। और उसके बाद यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा, एक वीक सा लिंक बनेगा जिसको हम बोलते हैं कूपर पेयर, ठीक है। तो अब इसको लिखना कैसे, उसके सपोज टुवर्ड साइड अनदर इलेक्ट्रॉन एंटर द लेटिस। अब क्या होगा, जो हमारे पास लेटिस है उस लेटिस में एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब उस लेटिस के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, उन लेटिस जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, पर वो रिपल्सन का फोर्स बहुत कम होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज रीजन है, जो फोनोन है, वो उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, या फिर उसका जो रिपल्सन का फोर्स है उसको ओवरकम करते हुए वो उसको इंटरेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक फोनोन हो जाएगा, मतलब दो इलेक्ट्रॉन और एक फोनोन के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। और साथ ही जो दो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा, एक वीक लिंक फॉर्म हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं कूपर पेयर। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में यही बता रखा है, फ्रॉम ए वीक लिंक बिटवीन दैम इंस्टेड ऑफ कोलम्बियन रिपल्सन बिटवीन दैम। तो यहाँ पे जो कोलम्बियन रिपल्सन को ओवरकम करते हुए इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स बन जाएगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन एक लिंक के साथ जुड़ जाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, कूपर पेयर बोलेंगे। इन दिस वे टू इलेक्ट्रॉन हैज़ इंटरेक्ट विथ वन फोनोन। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एक फोनोन के साथ इंटरेक्ट करेंगे जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। अब यहाँ पे ये जो इंटरेक्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगी वो डिपेंड करेगी उनका जो स्पिन है उस स्पिन के ऊपर, उसका मोमेंटम के ऊपर। अगर इन दोनों का स्पिन इक्वल एंड अपोजिट है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, अगर अपोजिट नहीं है तो ये इंटरेक्शन वीक हो जाएगी। उसके बाद इस पॉइंट में हमने ये बता रखा है कि हमारे पास ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसका वेव वेक्टर हमने K1 मान लिया। ये जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो ये एक फोनोन को
इमिट कर देगा, कुछ इस टाइप से ये फोनोन को इमिट कर दिया और इमिट करके क्या हो जाएगा K माइनस क्यू, और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा और वो क्या हो जाएगा K2 प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कूपर पेयर की। कूपर पेयर में क्या होगा, कूपर पेयर का हम ये डेफिनेशन भी दे सकते हैं, फोनोन फील्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में इंटरेक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं कूपर पेयर। तो कूपर पेयर में कुछ हम इस टाइप से लिख सकते हैं, टू सच इलेक्ट्रॉन विच इंटरेक्ट अट्रैक्टिवली इन द फोनोन फील्ड आर कॉल्ड कूपर पेयर। और यहाँ पे हमने कूपर पेयर के बारे में बता रखा है कि फोनोन फील्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, उसमें एक वीक लिंक बनता है जिसको हम कूपर पेयर बोलते हैं। उसके बाद कूपर पेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों की एनर्जी अलग मतलब कम होगी, मतलब एक तो हम ये इलेक्ट्रॉन सेपरेटली लें, जब सेपरेटली लेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर हम इनको वीक लिंक से जोड़ दें कूपर पेयर की तो इन दोनों की एनर्जी है वो कम हो जाएगी। और इनकी जो एनर्जी के बीच में डिफरेंस होगा, सेपरेट इलेक्ट्रॉन और कंबाइन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कूपर पेयर। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस कूपर पेयर को थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करवा दें तो वो कूपर पेयर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। मतलब जितना उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, सेपरेट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एनर्जी है, ठीक है, और जो वीक लिंक के दोनों इलेक्ट्रॉनों में वीक लिंक होने के बाद उनकी जो एनर्जी है, मान लिया इनके बीच में डिफरेंस 5 का है, तो 5 जूल की अगर एनर्जी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ तो ये जो कूपर पेयर है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रखा है, अगर हमारे पास टेम्परेचर बहुत कम है, एट द टेम्परेचर लेस देन द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर से हमारे पास टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन लेटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये जो इंटरेक्शन है वो यहाँ पे वीक हो जाएगी। और एक पॉइंट ये, जब टेम्परेचर हमारे पास T इक्वल टू 0 केल्विन होगा तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी इनके बीच में, और अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर के पास लेके जाता हूँ TC के पास, तो ये जो लिंक है वो क्या हो जाएगा, इनके बीच में ब्रेक हो जाएगा। और हम कूपर पेयर के अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, वो हम ये ऐड कर सकते हैं, जो बाइंडिंग एनर्जी होगी कूपर पेयर की वो कितना होगी, 10⁻³ वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगी, जो कि बहुत ज़्यादा कम होती है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है द सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना इज ड्यू टू दोज कूपर पेयर, जो सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना होता है ऐसा माना गया वो कूपर पेयर के कारण ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द सुपर कंडक्टिविटी इज लो टेम्परेचर फिनोमिना। हमें पता है जो सुपर कंडक्टिविटी है जब टेम्परेचर 0 केल्विन के आसपास होता है तो वहीं पे किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 होता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा था, इलेक्ट्रॉन इन कूपर पेयर हैव अपोजिट स्पिन, जो कूपर पेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन दोनों का स्पिन अपोजिट होता है। अपोजिट होने के कारण इस टोटल कूपर पेयर का अगर हम स्पिन की बात करें तो वो क्या होगा, 0। अगर इसके टोटल का स्पिन क्या है, 0 है, तो हम इसको किसके अंदर काउंट करेंगे, बोजोन पार्टिकल के अंदर इसको काउंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में यही बता रखा है, एज द टोटल स्पिन ऑफ कूपर पेयर इज 0 दे बिहेव एज ए बोजोन एंड हैंस दे फॉलो बोस आइंस्टीन स्टैटिक। अगर कूपर पेयर का जो स्पिन 0 है तो ये क्या होगा, बोजोन पार्टिकल बोलेंगे, और जो बोजोन पार्टिकल है वो फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। और एक पॉइंट और, जब मैं जो कूपर पेयर है हमारे पास, ये मान लिया ये एक कूपर पेयर है, इस कूपर पेयर का जो टेम्परेचर है मैं TC के पास कर देता हूँ तो ये जो कूपर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे, इनका जो लिंक है वो ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और रहता है जिसको हम कोहेरेंस लेंथ बोलते हैं। कोहेरेंस लेंथ में क्या होगा, ये जो कूपर पेयर है वो उस लेटिस के अंदर कितनी दूर तक ट्रैवल करता है, उन लेटिस पॉजिटिव आयन के बीच में कितनी दूर तक ट्रैवल करता है, उसको हम बोलते हैं कोहेरेंस लेंथ, जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे एक कोहेरेंस वॉल्यूम भी होता है। कोहेरेंस वॉल्यूम में क्या होगा, अगर मैं इस कोहेरेंस लेंथ का क्यूब कर दूँ तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास कोहेरेंस वॉल्यूम आ जाएगा। तो इतना सब आप BCS थ्योरी के अंदर ऐड करके आ सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। थैंक यू।